हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अभी तक सॉल्यूशन जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर की लगभग 2 वीडियोस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा बेसिक वीडियो था। बेसिक वीडियो इन द सेंस कि मतलब कई बच्चे उस चीज में भी बोल रहे थे कि सर आप बहुत ज्यादा धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो होता ही है बच्चों की, कई बच्चों का वो बेसिक भी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो मैंने उस चीज को देखते हुए वो वीडियो जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए वो बनाया था, ठीक है। और इसके बाद जो आज की श्रृंखला हम आगे चालू करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे कि वेपर प्रेशर से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन को कंप्लीट करके हम वेपर प्रेशर को समझेंगे और आगे फिर राउल्ट्स लॉ वगैरह जो भी आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम आज स्टार्ट करने से पहले एक बार आज का क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने आज से पहले क्या किया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग आज तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पहली बात क्या पढ़ी थी, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक। परसेंटेज कंपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें परसेंटेज W/W पढ़ चुके थे पहली बात। दूसरी बात परसेंटेज W/V पढ़ चुके थे और तीसरी बात परसेंटेज V/V हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने कल मोलरिटी को एक बार देखा था और इस मोल फ्रैक्शन भी हम लोग यहाँ पे कर चुके थे। तो आज का ये तो आज से पहले का हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये वाला पार्ट आज से पहले हम लोग ये वाली चीजें को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम ये देखेंगे कि इससे आगे हम लोगों को क्या कौन सी कंसंट्रेशन टर्म पढ़नी है और क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आगे आने वाला है, ठीक। इसके लिए आज देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग देखेंगे मोलरिटी को और बेसिक समझेंगे किसका, वेपर प्रेशर का। और वेपर प्रेशर आप इतना समझ लीजिए कि वेपर प्रेशर के अंदर जो ये वेपर प्रेशर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, ठीक है, और 12th के लिए भी। ये सारा बेसिक को कवर कर लेता है। सॉल्यूशन कुल मिला के वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा चैप्टर। तो वेपर प्रेशर हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। देखिए आज हम लोग मोलरिटी को समझते हैं कि मोलरिटी क्या होती है, ठीक है। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है इट रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। एक बार आप ध्यान से देखना कि भाई जो मोलरिटी है उसमें हम किसका देखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम किसका देखते हैं, पूरे सॉल्यूशन का। इसमें हम मास देखेंगे किसका, सॉल्वेंट का। हम इसमें क्या देखेंगे, मास देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है, देखो इसको हम छोटी m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। छोटा m, स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m इज इक्वल टू होता है, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम NB से रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब kg क्या है, वेट है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या आ जाएगा आपका, WA इंटू 1000। अब 1000 कब होगा, इफ ये किस में हो, ग्राम में हो, ठीक है। सॉल्वेंट आपको किस में दिया हुआ होगा, अगर ग्राम में दिया होगा तो आप इसको 1000 से इंटू करेंगे। अगर ये ग्राम में नहीं दिया हुआ होगा तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा NB/WA, ठीक है। ये आपका मोलरिटी का फॉर्मूला बन के आ जाता है। इसके बाद इसके थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम ppm देखेंगे और कंसंट्रेशन टर्म आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए आज बहुत बेसिक क्वेश्चन में मोलरिटी का आप लोगों को करा रहा हूं। अभी तक आप लोगों के जितने क्वेश्चन हुए थे सारे बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के चल रहे हैं, ठीक है। मोलरिटी में आप लोगों को क्या देखना है, मोलरिटी में आप लोगों को देखना है कि सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान कर लो।
ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसमें कितने, अभी अभी देखो फॉर्मूला देखा आपने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका फॉर्मूला था। ग्राम में है तो किससे हो जाएगा, इनटू 1000 से आप लोग यहां पे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब होगा क्या, ये बात सबसे पहले आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचाना है। ए को मैंने हमेशा आपका सॉल्वेंट माना है और बी को मैंने आपका हमेशा सॉल्यूट माना है। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखना है यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ठीक है, अमाउंट मेथड के बेसिस पे आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सॉल्वेंट को अगर हम देखें तो जो मोर अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है। तो 75 ग्राम ज्यादा है तो ये आपका बेंजीन जो 75 ग्राम होगा वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट। और 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक। अब इसके बाद सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। देखो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। तो क्या आ जाएगा, मास कितना है आप लोगों के पास, सॉल्यूट का मास है आपके पास 2.5 ग्राम और इसका मोलर मास निकल के आ जाएगा। देखो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है, ऐसे में आप लोग मोलर मास, ये सब मैं सिखा चुका था आप लोगों को। तो 2.5 ग्राम और इसका आ जाएगा, इसका हम कैलकुलेट करके देखते हैं इसका कितना आएगा। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करके आ जाएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम मोल इनवर्स होती है किसका, मोलर मास की यूनिट, और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका 2.5 डिवाइडेड बाय 60 मोल, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपके इतने मोल्स के आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। देखो हम लोग यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा आपका, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 0.0417 मोल। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके आ चुके हैं। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू NB अपॉन WA इंटू 1000, और 1000 से इंटू क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। क्या आ जाएगा आपका 0.0417 डिवाइड बाय अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 75 ग्राम था, ठीक है, सॉल्वेंट का वेट 75 ग्राम था इंटू 1000। और इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.556 मोल केजी इनवर्स, ठीक है। ये चीजें मैं आप लोगों को करा चुका था बेटा, ठीक। तो ये आपका मोलैलिटी आ जाएगा। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन हम मोलैलिटी का कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। IIT जैम लेवल का मैं एक अलग सा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपके सारे टफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें हम आपका IIT जेई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। फिलहाल ये 12th लेवल पे जितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं इनको हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखना, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। 5.85 ग्राम और 500 ग्राम, तो आपको पता है ये कम है तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और ये ज्यादा है तो ये आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक। तो आपको सबसे पहले यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सॉल्यूट के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आप सीख चुके हैं, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और नहीं सीखे हैं तो पहले प्रीवियस ईयर मतलब पहले के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है सॉल्यूट का 5.85 ग्राम, और अगर आप इसको देखोगे मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, Na का जो सोडियम का मास होता है वो होता है 23 प्लस Cl का मास होता है 35 ग्राम मोल इनवर्स।
तो ये आ जाएगा 5.85 ग्राम डिवाइड बाई 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5.85 डिवाइड बाई 58.5 मोल। तो ये आपके इतने मोल आप डिवाइड कर सकते हैं, या आपके इतने मोल किसके आ गए, सॉल्यूट के आ गए। ठीक है, मोलिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप लोगों के पास आ चुके हैं, 5.85 डिवाइड बाई 58.5 मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 500 ग्राम इंटू 1000। अब इस चीज को आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका मोलिलिटी निकल के आ जाएगा। जितना आएगा ये आपकी क्या होगी, मोलिलिटी होगी। ठीक है, अभी देखो कंसंट्रेशन टर्म्स आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में आप लोगों ने ये 4 चीजें कर ली हैं। लास्ट बचा है आपका पीपीएम। ठीक है, तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगभग इसके बराबर है, लगभग परसेंटेज W/W के जैसा ही इसका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला भी आप इजिली याद कर सकते हो। देखो क्या है, it represent the mass of solute present in 10 to the power 6 1 million of solution। 1 मिलियन सॉल्यूशन के अंदर कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये आपका किस में आता है, पीपीएम के अंदर पढ़ते हैं आप इस चीज को। ठीक है, और पीपीएम का फॉर्मूला होता है WB/W सॉल्यूशन, या इसको WT अगर आप सेम वैसे W/W के फॉर्मूले की तरह देखना चाहते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। वहां पे क्या था, वहां पे आप 100 से इंटू करते थे, किसमें, W/W परसेंटेज में। और यहां पे क्या करोगे आप, इंटू किससे करोगे, केवल यहां पे चेंज क्या होगा, 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम आएगा। ठीक है, इसको आप कभी कभार देखो, एयर के अंदर पॉल्यूशन, इंप्योरिटीज वगैरह, बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, उसके अंदर जब हम इंप्योरिटी को चेक करते हैं तो वहां पे पीपीएम का यूज किया जाता है। ठीक, इसका मैं एक आधा आपको क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको W/W और पीपीएम जैसे क्वेश्चन में लिंक करा रहा हूं, कैसे दोनों फॉर्मूले को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहां पे आपको फाइंड द कंसंट्रेशन इन पीपीएम। पीपीएम में आप कंसंट्रेशन निकालनी है फॉर 40% W/W सॉल्यूशन। 40% W/W आपको सॉल्यूशन दे रखा है। सबसे पहले यहां पे W/W का फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज W/W क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये आपका परसेंटेज W/W का फॉर्मूला था, और ये आपको 40% दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, 40% दे रखा है आपको। ठीक, अब आपका पीपीएम का फॉर्मूला क्या है, पीपीएम का फॉर्मूला सेम ऐसा ही है, WB/WT, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अब 10 टू द पावर 6 को मैं यूं लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4। अच्छा, ये जितना आपका ये वाला फॉर्मूला है, ये आपका क्या बन गया, आपका परसेंटेज W/W का फॉर्मूला। ठीक है, परसेंटेज W/W का फॉर्मूला बन गया। तो ये आपको कितना दिया हुआ है, 40%। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, 40 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये आपका किसमें आंसर आ गया है, आपका पीपीएम में आंसर आ चुका है। अब देखो पीपीएम को फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप दोनों को फॉर्मूले को लिंक करना चाहें तो देखना, आप क्या कर सकते हैं, समझ चुके होंगे ना आप। तो पीपीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पीपीएम इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज W/W इंटू 10 टू द पावर 4। ये आपका पीपीएम और परसेंटेज W/W में रिलेशन होता है। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोगों का परसेंटेज कंपोजिशन एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड
प्योर लिक्विड। इसको जानने से पहले, अब हम इसको देखेंगे, पर इसको जानने से पहले आप लिक्विड्स के बारे में जान लो कि लिक्विड्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, लिक्विड कितने टाइप के होते हैं। लिक्विड वैसे बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के बेसिस पे लिक्विड को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम पहले बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड और दूसरा है आपका नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। अब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड हम समझते हैं कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड आपके क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉलेटाइल लिक्विड को समझते हैं कि वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है। वॉलेटाइल लिक्विड आप लोगों का होता है, वॉलेटाइल लिक्विड आप लोगों का होता है, वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब है जिसमें क्या होता है, बोथ कंपोनेंट्स आर वेपराइज्ड। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे बेटे मैंने क्या किया कि यहां पे एक सॉल्यूशन लिया जिसमें कि आपका H2O प्लस क्या है, एल्कोहल है, दारू। ठीक है, एक दारू को मैंने पैक बनाया, ठीक है, एल्कोहल और वाटर का मैंने कॉम्बिनेशन लिया, इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया, तो आप देखोगे कि जो एल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जनरली होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो इसमें A और B, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही वेपराइजेशन हो जाता है। तो इस टाइप का लिक्विड आपका कहलाता है वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड। और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड आप लोगों का हो जाएगा, देखना। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड क्या होगा, बोथ कंपोनेंट आर नॉट वेपराइज्ड, नॉट वेपराइज्ड। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि अगर आप लोगों ने एग्जांपल लिया, जैसे आप देखें कि एक ग्लास में आपने क्या लिया, वाटर प्लस शुगर का कॉम्बिनेशन लिया और आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो आप देखोगे जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो इसमें वाटर का तो क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, पर आपको पता है कि शुगर का कोई वेपरप्रेशन नहीं होता है। एक कंडीशन ऐसे आएगी कि जब सारा का सारा वाटर निकलकर बाहर निकल चुका होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, आपके पास क्या बच जाएगा, केवल शुगर बच जाएगा। यानी जिसमें से किसी एक का वेपराइजेशन हो और एक का ना हो, वो उस टाइप का सॉल्यूशन आपका कहलाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग लिक्विड के बारे में जान चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी या फिर वेपराइजेशन के आधार पे दो टाइप के लिक्विड होते हैं। अब समझते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को। देखिए, अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड में बेटा आप लोगों के पास समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है और 12th में शायद इतना लंबा इसको कोई नहीं पढ़ाता। मैं आपको एक एक स्टेप्स का समझाऊंगा कि इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे होता है, क्या होता है। देखना, ध्यान से देखना, इसका डेफिनेशन को पहले आप लोग समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर इट्स लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर। ठीक है, तो आप लोग इस डेफिनेशन को एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा और फिर पूरी डिटेल में जाके इसको स्टडी करेंगे कि एक ओवरव्यू टाइप से हम यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे देख रहे हैं। ये एक कंटेनर है जो कि क्या है, जो कि बंद कंटेनर है, एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है, और इसमें आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे कोई भी एक लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड को लेट आप लोग क्या मान सकते हैं, H2O, वाटर मान सकते हैं। ठीक है, आपने इसको एक टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, यानी टेम्परेचर दोगे तो इसको हीट मिलेगी। ठीक है, और टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर देने के बाद मॉलिक्यूल्स की, यानी
इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल के अंदर की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर की मॉलिक्यूल के अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है, ये अपनी सरफेस को छोड़ के ऊपर वेपर सरफेस में जाना स्टार्ट कर देता है, वेपर फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और वेपर फेज में जाने के बाद, वेपर फेज में जाने के बाद जो प्रेशर ये लगाता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा कि जितना वेपराइजेशन हो रहा है उतना ही क्या होगा, आपका कंडेंसेशन भी होगा। इसको हम समझेंगे अभी डिटेल में जाके। ठीक है, बेसिक क्या है कि टेम्परेचर देने के बाद सरफेस पे से मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, अपनी सरफेस को जो जाके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो वो प्रेशर लगाता है वो आपका कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में जाके समझते हैं। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के अंदर होता क्या क्या है, कैसे कैसे स्टेप में जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, वो आप लोग समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, ये स्टेप टू स्टेप में आपको पूरी बात बताऊंगा कि होता क्या है। सबसे पहले स्टेप में मैंने आप लोगों को इवेपोरेशन लिखा हुआ है कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, आपका ये एक कोई क्लोज कंटेनर होता है बेटा, ठीक है, जिसमें कि लिक्विड होता है। लिक्विड में जनरल आपको वाटर मान के आप लोगों का चल रहा हूं। ठीक है, यहां पे आपका वाटर होता है। ठीक, अब क्या होता है इवेपोरेशन में जैसे ही आप इसको हीट देना स्टार्ट करते हो तो इनिशियली क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके मॉलिक्यूल की हीट देने के बाद, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये लिक्विड सरफेस से इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर सरफेस में चले जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इवेपोरेशन यही होता है बेटा। एक डिफरेंस आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इवेपोरेशन में हीट देने के बाद केवल सरफेस के मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में अंदर के भी और सरफेस के भी सारे मॉलिक्यूल का क्या होता है, वेपराइजेशन हो रहा होता है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इवेपोरेशन में सब वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये होता है आपका इवेपोरेशन। फर्स्ट स्टेप में जब आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की बात बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे कैसे होगा, इक्विलिब्रियम तक बात कैसे पहुंचेगी। ठीक है, अब आपने इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया था। ठीक है, वही कंटेनर है, और यहां पे आपका क्या है, H2 लिक्विड है, वाटर है। ठीक है, आपने इसको टेम्परेचर देना जैसे ही बेटा स्टार्ट किया, इसमें क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अभी तक मैंने इनिशियल की बात की थी, इनिशियल में टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था, जैसे बढ़ने लगेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये वेपर फेज में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जाने स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़कर ये किस में गए हैं, वेपर में कन्वर्ट हुए हैं। इसकी एनर्जी बढ़ी, इससे ही क्या गए हैं, वेपर में कन्वर्ट हुए हैं। अब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद इसमें जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब वेपर के इकट्ठा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में टकराने लगते हैं। टकराने के कारण क्या होता है, इनकी अभी तो एनर्जी ज्यादा थी, इसके ऊपर चले गए, वेपर में चले गए। अब क्या होगा, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे तो ये आपस में क्या करने लग जाते हैं, टकराने लग जाते हैं। ठीक है, और टकराने के बाद इनकी एनर्जी क्या होने लग जाती है, वापस डिक्रीज होने लग जाती है, एनर्जी वापस कम होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, और डिक्रीज होने के बाद ये वापस किसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। इसका एक और कारण है,
क्या कारण है कि बेटा जो इसके अंदर वाला मॉलिक्यूल होगा ना, जो इसके अंदर का कोई मॉलिक्यूल होगा, वो चारों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, चारों तरफ उसके बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा। तो नेट फोर्स अंदर वाले मॉलिक्यूल का 0 होता है। ठीक है, जबकि जो मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे होगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे होगा उसको ऊपर की तरफ वो कोई फोर्स नहीं है, उसमें केवल इनवर्ट फोर्स लग रहा होगा, केवल अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ये चीजें आप किसमें पढ़ोगे? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे। इसमें केवल क्या होगा? अंदर की तरफ इनवर्ट फोर्स लग रहा होगा। अब इनवर्ट फोर्स लगने के कारण क्या होता है? इसकी वेपर फेज में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो भी, उसको कौन खींच रहा होता है? लिक्विड सरफेस खींच रही होती है। ठीक है, तो ये इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो भी जाता है। ये दूसरा रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये है कि भाई एनर्जी को आपस में टकराने के कारण एनर्जी कम होती है, एनर्जी के कम होने के कारण वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा रीजन क्या है कि जो सरफेस में मॉलिक्यूल है उनपे केवल इनवर्ट फोर्स लग रहा होता है। इनवर्ट फोर्स लगने के कारण वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, खींचते हैं। तो खींचने के कारण ये क्या आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर फेज का लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना ही कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, ये थी कंडेंसेशन की बात। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेप पे। इक्विलिब्रियम वाला स्टेप कहां पे मेंटेन होता है? देखना, वही क्लोज कंटेनर है और यहां पे वही लिक्विड है, H2O है। आपका क्या है? H2O है, लिक्विड। ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से देखना कि क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये आप कंडेंसेशन में देख चुके हो। और जैसे आप हीट, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। मतलब वेपर बनने की रेट और वापस वेपर की लिक्विड बनने की रेट इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ वेपर इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। क्या हो जाएगा? ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और ये जो फोर्स लगा रहा होगा, यही फोर्स आपका क्या कहलाता है? ये वापस जो ये वेपर जो इस पे फोर्स लगा रही होगी, ये वेपर फोर्स क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आपका ये कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एट इक्विलिब्रियम क्या देखेंगे हम? इक्विलिब्रियम में हमने देख चुके हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया है। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? H2O लिक्विड और H2O गैस, ठीक है, वाटर लिक्विड और वाटर वेपर आपस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमेशा एक कांस्टेंट डिफाइन होता है बेटा, केपी केसी, आप उसको कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे क्या लेंगे? केपी। और केपी इज इक्वल टू आपका होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है बेटा प्रोडक्ट का रेट, प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड का तो कोई प्रेशर लगता नहीं है, गैस का ही प्रेशर लगेगा। तो यहां पर केपी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये होता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ठीक है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट क्या करेंगे? टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर को देखेंगे कि वेपर प्रेशर को कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, अब टेम्परेचर को बेटा सिंपल भाषा में अगर हम समझे, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैथमेटिकली भी बताऊंगा, पहले प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि होता क्या है। लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड था, आपका कोई भी लिक्विड था, इसमें आपने क्या किया? टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने के बाद सरफेस के मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
और सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक टाइम में बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे वेपर के बनने लग जाएंगे और वेपर बनने के कारण जो ये वेपर यहाँ पे नीचे की तरफ इक्विलिब्रियम जब बनने लग जाता है, इक्विलिब्रियम मतलब रेट किसका, लिक्विड का वेपर बनने का रेट और वेपर का लिक्विड बनने का रेट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो ये वेपर नीचे की तरफ प्रेशर लगाने लगता है तो ये क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है, जितना आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन होने से उतना ज्यादा वेपर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और वेपर के जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिकली समझ चुके होंगे कि प्रैक्टिकली कैसे टेम्परेचर वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल का वेपराइजेशन ज्यादा होगा, वेपर में मॉलिक्यूल्स वाटर के ज्यादा होंगे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने के कारण वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। ठीक है, देखो मैथमेटिकली बेटा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, मैथमेटिकली अब हम लोग समझेंगे कि वेपर प्रेशर को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे दो कंटेनर लिए हुए हैं। ठीक है, दो कंटेनर है जो कि आइडियल है, एक जैसे हैं, एक जैसे साइज के हैं। ठीक है, और दोनों में ही एक जैसा लिक्विड भरा हुआ है, दोनों में ही एक जैसा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, एक जैसे कंटेनर है बिल्कुल। ठीक, अब क्या किया हमने, एक को दिया हमने T1 टेम्परेचर और दूसरे को दिया हमने T2 टेम्परेचर। ठीक है, T2 टेम्परेचर, तो क्या होगा, इन दोनों के हमने टेम्परेचर में डिफरेंस रखा हुआ है बेटा। केवल किसमें डिफरेंस रखा हुआ है, टेम्परेचर में डिफरेंस रखा हुआ है। T2 ज्यादा है T1 से, यानी इसको हम ज्यादा टेम्परेचर देख रहे हैं, इसको हम ज्यादा टेम्परेचर देके देख रहे हैं कि इसके वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है या नहीं आता। ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लिक्विड से गैस में, फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में भी लिक्विड से गैस में ही कन्वर्ट होगा, लिक्विड और गैस के बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा मतलब। ठीक, वही आपका क्या था, वेपराइजेशन था। टेम्परेचर क्या है, T1 है। वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ वेपर जो लगाती है, वो पहले वाले का क्या है, P1 मान लिया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने क्या माना है, Kp1 इज इक्वल टू P1। ठीक, दूसरा क्या है, लिक्विड से गैस में, दूसरा भी लिक्विड से गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है, यानी इक्विलिब्रियम बना हुआ है, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड। ठीक है, अब इसमें हमने टेम्परेचर माना है T2 और वेपर प्रेशर माना है P2, Kp2 इज इक्वल टू P2। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, अब बेटा इस चेंजमेंट को हम किसके मदद से देखते हैं, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसके अंदर एक वांट ऑफ इक्वेशन आती है। ठीक है, उस वांट ऑफ इक्वेशन की मदद से हम लोग समझेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आपका, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आपका किसके पड़ता है, वेपर प्रेशर पे पड़ता है। ठीक है, तो वांट ऑफ इक्वेशन आपकी ये है, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल H अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 अपॉन मतलब T1 T2। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, अब बेटा इस वांट ऑफ इक्वेशन को देखो। ठीक है, अब इस वांट ऑफ इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ln, अब K2 की जगह में हमने वहां पे क्या माना था, पहले आपने स्लाइड देखी, पहली स्लाइड में K2 की जगह में हमने क्या माना था, P2, ये हो जाएगा ln P2 और K1 क्या था, P1। ठीक है, इज इक्वल टू डेल H अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ये आपकी इसके लिए वांट ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कैसे देखेंगे हम, ध्यान से देखना बेटा, आपका T2 ग्रेटर देन है किससे, T1 से। ये आप लोगों ने सबसे पहले देखा था कि सेकंड वाले में हमने ज्यादा टेम्परेचर दिया है किससे, पहले वाले से।
तो आपका T2 में से आप अगर T1 को घटाएंगे तो ये वाली टर्म आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना, ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी। और डेल एच को अगर हम देखें, डेल एच को अगर हम देखें तो डेल एच देखना, डेल एच क्या होता है, पहले तो आप लोग इतना समझ लीजिए टेम्परेचर ये क्या है, T1 T2 टेम्परेचर है, डेल एच है आपका एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, और T2 माइनस T1 है आपका टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज, और R आपका है गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, यहां पे फिलहाल आप क्या रखेंगे 8.314। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना कि आप क्या करोगे। आपने अभी बताया कि T2 क्या है, ग्रेटर देन है T1 से, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये वाली टर्म आप जब घटाओगे तो ये वाला टर्म क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद डेल एच को अगर हम देखें, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी होता है आपका एंथैल्पी चेंज। अब प्रोडक्ट क्या था आपका, ध्यान से देखना, लिक्विड, वेपर और सॉलिड, लिक्विड और वेपर में बेटा सबसे कम एनर्जी होती है सॉलिड की, फिर उससे ज्यादा होती है लिक्विड की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वेपर की। तो प्रोडक्ट आपका बन रहा था गैस यानी वेपर, तो वेपर की एनर्जी ज्यादा होगी, ये क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रोडक्ट यानी वेपर की एनर्जी ज्यादा होगी। और रिएक्टेंट में क्या था, लिक्विड था, लिक्विड की एनर्जी कम थी, तो ज्यादा में से आप कम को घटाओगे तो ये भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग ये आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया है कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो लॉन P2 अपॉन P1 क्या आता है आपका, हमेशा पॉजिटिव आता है। और नेचुरल लॉ की टर्म में, इसको लॉन को बोलता है नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ की टर्म में पॉजिटिव तब कोई वैल्यू आती है जब क्या होता है, P2 अपॉन P1 इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 जब भी होता है तो नेचुरल लॉ में पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसका मतलब P2 अपॉन P1 इज ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ग्रेटर देन 1, किसकी कंडीशन में, लॉन की कंडीशन में। अब क्या होगा, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो P2 इज ग्रेटर देन P1, अच्छा आप देखिए, जो सेकंड इफेक्ट आपका है वेपर प्रेशर पे, किसका, नेचर ऑफ लिक्विड का जो इफेक्ट है। ठीक है, कुल मिला के नेचर ऑफ लिक्विड कैसे वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है, इसको हम समझते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले देखिएगा, एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ठीक है, बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाता है तो वेपर प्रेशर कैसे कम होता है, उस चीज को अब हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखा है, ये हम इस चीज को बाद में समझेंगे, पहले बेसिक समझते हैं कैसे ये नेचर ऑफ लिक्विड कैसे वेपर प्रेशर को आपका इफेक्ट करता है। ठीक है, आप समझिएगा, देखना। अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये भी एक कंटेनर है और ये भी एक कंटेनर है, सेम साइज के हैं, बने नहीं है भले पर सेम साइज के हैं। ठीक है, और इसमें आपका सपोज दैट इसमें आपका क्या भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है, और इसमें आपका
ईथर भरा हुआ है CH3OCH3। अब आपको पता है, आपने यहां पे क्या किया, टेम्परेचर दिया और यहां पे इसका टेम्परेचर है T1 और इसको भी आपने कुछ टेम्परेचर दिया, इसको भी आपने कुछ टेम्परेचर दिया, इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, जो कि क्या है, सेम है। T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि H2O के अंदर बेटा, H2O के अंदर आप जानते हैं कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, और यहां पे आपको पता है लंडन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, यहां पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। आप लोग समझते होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, उस कंडीशन में ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब देखिए H2O में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों की कंडीशन में, मैं केवल इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो वीक ही होते हैं दोनों, पर इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है तो क्या होता है, जैसे ही आप इसको टेम्परेचर T1 देखोगे और T2 सेम टेम्परेचर, देखो दोनों को हमने बराबर टेम्परेचर दिया हुआ है। अब इसको आप टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, यहां पे तो इतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स नहीं है, इसका क्या होगा, इसका इजिली वेपराइजेशन हो जाएगा, इसका इजिली वेपराइजेशन होने लग जाएगा। जबकि इसकी कंडीशन में आपने सेम टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर भी इसका क्या नहीं होगा, वेपराइजेशन इतने इजीली नहीं होगा, वेपराइजेशन का रेट इसका कम होगा। ठीक है, किस कारण, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे स्ट्रांग होता है, लंडन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, एट्रैक्शन से। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बढ़ने के कारण वेपराइजेशन का रेट कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ लिक्विड पे क्या करता है, आपका वेपर प्रेशर का रेट भी डिपेंड करता है। ठीक, देखिए आपका ये बॉइलिंग पॉइंट का भी एक डेफिनेशन है, बेसिक है बहुत, आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आए होंगे कि क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। ठीक है, जब आपके लिक्विड का अंदर का जो प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो तब क्या होता है, तब बॉयल होती है कोई भी चीज, तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब अंदर का प्रेशर हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट दो टाइप का होता है, एसबीपी और एनबीपी। एसबीपी होता है आपका स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम प्रेशर को क्या मान के चलते हैं, 1 बार लेके चलते हैं। ठीक है, और एनबीपी क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एनबीपी होता है 1 atm। ठीक है, 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.01325 बार। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 atm इज इक्वल टू आ जाएगा 1.01325 बार, यहां पे आपका आ जाएगा। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास वेपर प्रेशर से आता है, जेई में काफी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहले आप लोग ये समझ चुके हैं कि भाई 1 बार से क्या होता है, बड़ा होता है 1 atm। ठीक है, मैंने आपको वैल्यू बता दी है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड विल डिक्रीज इफ, वेपर प्रेशर बोला कम होता है, कंडीशन क्या क्या दे रखी है, किस कंडीशन में को कम हो सकता है, इनमें से कोई एक ही सही है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड इज डिक्रीज, अगर लिक्विड का सरफेस एरिया घट जाए, तब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कंटेनर इज डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो, लिक्विड का वॉल्यूम घट जाए, द वॉल्यूम ऑफ द वेपर फेज इज इंक्रीज्ड,
वेपर फेज का क्या हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, द टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर का डिक्रीजमेंट हो, तब क्या हो, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो। तो बेटा यहाँ पे दो कंडीशन है, तो पहले ही सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाती है। आप लोग अगर वेपर प्रेशर को अच्छे से समझे होंगे तो आप लोग दो कंडीशनों को आप पहले ही आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप वेपर प्रेशर को समझ चुके हैं तो, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप संपर्क कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली इन चीजों को समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी है, हर चीज नहीं समझाई जा सकती, इसलिए मैं आपको जो मेन वाला है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे वो वाला कंडीशन आप लोगों को समझाता हूं कि इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। ए वाला समझते हैं कि ए वाला क्या है, वैसे आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका जो आएगा, आंसर होगा इसका डी। टेम्परेचर के डिक्रीज होने के कारण ही क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो सरफेस एरिया वाले में होते हैं। तो सरफेस एरिया की कंडीशन देख लीजिए, सरफेस एरिया में क्या होता है, वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। कैसे कि अगर आपने कोई बड़ा सरफेस वाला अपार्टमेंट या कोई वो लिया, जार लिया, ठीक है, जिसमें आपने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक, और एक छोटा कंटेनर आपने लिया और इसको भी आपने टेम्परेचर दिया और यहां पे भी कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। देखना, ध्यान से देखना सरफेस एरिया कैसी कंडीशन होती है। सरफेस एरिया के टाइम पे जब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, और उसी रेट के साथ में इक्विलिब्रियम कब आएगा, देखो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा और उसी के तुरंत उसी टाइम क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाए, यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और वेपराइजेशन का जो रेट है वो इक्वल हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ा तो इसका जो वेपराइजेशन का रेट है वो भी बढ़ेगा और कंडेंसेशन का रेट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यहां पे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, यहां पर सरफेस एरिया कम है तो वेपराइजेशन भी वही होगा और कंडेंसेशन भी कुछ वैसा ही होगा। तो यहां पे क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसमें वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण अगर इसमें वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो कंडेंसेशन भी ज्यादा हो रहा है। अगर इसमें सरफेस एरिया कम होने के कारण इसमें वेपराइजेशन कम हो रहा है तो कंडेंसेशन भी कम हो रहा है। इसका मतलब वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सरफेस का कोई वेपर प्रेशर से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इसको डिटेल में बता दूं, ठीक है दोस्तों। तो आपका आज सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसका हमने कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। वेपर प्रेशर हमने आप लोगों को समझाया, ठीक है। वेपर प्रेशर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चाहे वो 12th वाले हो, चाहे आप जेई वाले हो, चाहे जैम वाले हो, चाहे आप कोई भी क्लास पढ़ रहे हो, वेपर प्रेशर जो टर्म सॉल्यूशन के अंदर आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने आपका आज 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए हैं, ठीक है, आपको हमने जो 2 टॉपिक कराए हैं वो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।